हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। नाउ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड पीसीएस का जो अपर पीसीएस है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है ऑलरेडी। इसका मे बी एग्ज़ाम जनवरी तक हो जाए, बट तब तक सबसे पहले हम क्वेश्चन एनालाइज करेंगे कि कैसा 2016 में क्वेश्चन आया था। और उसके साथ साथ देखिए क्वेश्चन तो मैं एनालाइज करूंगा, उसके साथ साथ एक आपको सीट भी दिखाऊंगा पर्टिकुलर कि किस पर्टिकुलर टॉपिक से किस टॉपिक में कितना इन डेप्थ एनालिसिस करना है। ठीक है, अब ये आपको सिर्फ क्वेश्चन में आपको आंसर नहीं बताऊंगा, सॉल्व आंसर तो होंगे ही, प्लस उसके साथ साथ इन डेप्थ एनालिसिस भी होगा कि किस पर्टिकुलर टॉपिक को कहाँ तक पढ़ना है। यहाँ पर मैं हर एक क्वेश्चन को आपको ये भी बताऊंगा कि इन्वायरमेंट से कैसे क्वेश्चन आया है, पॉलिटी से कैसा क्वेश्चन आया है। हर एक क्वेश्चन के बेसिस पे आपको उत्तराखंड पीसीएस का जो अपर पीसीएस है टॉपिक वाइज आपको पता चल जाएगा, ताकि कैसे अप्रोच करनी है, प्रैक्टिकल अप्रोच क्या रहनी चाहिए, ताकि हम जो एग्ज़ाम है टू द पॉइंट क्रैक कर सकें। और उसके बेसिस पर आपको सभी नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, 10 अक्टूबर के बाद आपको एप्लीकेशन हमारी मिल जाएगी, पीआर पब्लिकेशन, उस पर टेस्ट सीरीज भी आने वाली है, लाइव क्लासेस में लेने वाला हूँ यूपीएससी के लिए भी, उत्तराखंड पीसीएस के लिए भी। चलिए अभी तो मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आए थे और उसके क्या क्या आंसर हैं। राइट, सबसे पहला क्वेश्चन है, जेम्स एंड्रयू रामसे किस गवर्नर जनरल का नाम था। यानी कि क्वेश्चन ऐसा आ रहा है, जो भी इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल रहे थे अभी भी, तो उनका पूरा नाम या उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। ऐसे क्वेश्चन हमें प्रायोरिटी के बेसिस पर करने हैं। ठीक है, जो भी जिनका बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट था। तो लॉर्ड डलहौजी इसका आंसर है। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, आप सबको पता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे और इनका पूरा नाम था जेम्स एंड्रयू रामसे। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर मैं कहूँगा टेरिटोरियल एक्सपांशन अगर ईस्ट इंडिया कंपनी का हुआ है, टेरिटरी बढ़ाई गई हैं, ठीक है, अलग अलग राज्य अपने अंदर लिए गए हैं, तो वो किस वजह से लिए गए, लॉर्ड डलहौजी की जो इतनी बड़ी जो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा ड्रैकोनियन पॉलिसी जिसे कह सकते हैं आप, कि जितने भी राजा थे उन सब की टेरिटरी को अपने में ले लिया। आप किसी दूसरे पर्टिकुलर फॉरेन कंट्री से, यानी कि फ्रांस से, डच से आप जो है व्यापार नहीं कर सकते, उनसे फॉरेन रिलेशन नहीं रख सकते, ऐसा लॉर्ड डलहौजी ने कह दिया था। तो इनका नाम पूरा पूछा गया। सेकंड, हुआ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। जो बड़े बड़े, देखिए अपर पीसीएस ऐसा नहीं है कि यार रैंडम से आपको क्वेश्चन दे रहा है। अपर पीसीएस जो मैटर करता है कि जिसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, यानी कि 1857 की क्रांति के दौरान गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, या ऐसा आ सकता है जैसे लॉर्ड नॉर्थ 1857 की क्रांति के दौरान हमारा आपसे ये पूछा जा सकता है कि पर्टिकुलर जो ब्रिटेन के पीएम कौन थे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी तो आ सकते हैं बाद में। तो कहने का मतलब जैसे क्लीमेंट एटली कब के पीएम थे वो, ठीक है, आपको ये जानना है। तो ये है रिवॉल्ट 1857 के दौरान जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, थर्ड है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी वॉज फाउंडेड इन ईयर 1928। 1928 में बनाए गए थे। ठीक है, सोशलिस्ट तो बाद में ऐड हुआ, तभी 1928 में। ये पहले थी सिर्फ हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, बाद में सोशलिस्ट जोड़ा गया, फिर से ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। कब बनी गई, 1928 में। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। अभी मैं इसकी एक सीट भी दिखाऊंगा पर्टिकुलर कि किस बेसिस पर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, और अपने जो अपर पीसीएस के मार्क्स है प्रीलिम्स ना कि मेंस में, सिर्फ प्रीलिम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मेंस की भी हम डिस्कस करेंगे। मेंस की भी टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं, मेंस को कैसे करना है अभी आप इस चैनल पर देखेंगे। और जो अभी तक देख रहा है, जो नए एस्पिरेंट भी हैं, जो उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अभी मैं बोल रहा हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाले जो 2-3 महीने हैं बहुत ज़्यादा जो वैल्यू है आपकी लाइफ में ऐड होने वाली है, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि एक्चुअल में हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कराते हैं, बट उत्तराखंड पीसीएस सभी जो हमारे एजुकेटर हैं उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी हमारे एक्सपीरियंस से ना। उसके बाद नेक्स्ट है, इनमें से कौन काकोरी कांड से एसोसिएटेड नहीं है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, आपको नेम भी लिखने हैं, आंसर हो जाएगा सूर्यसेन। अशफाकुल्ला, राजेंद्र लहेरी, राम प्रसाद बिस्मिल तो काकोरी इंसिडेंट से थे, सूर्यसेन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एनिशियंट ट्रेस ऑफ उत्तराखंड। एक और चीज़ ये भी देखना है, नॉट वाले क्वेश्चन याद रख लेना कि किस में नॉट पूछा है।
ठीक है, क्योंकि कभी कभी हम हाँ के बेसिस पे राम प्रसाद बिस्मिल में टिक कर देते, ठीक है, अगर नोट नहीं पढ़ते तो सूर्यसेन है इसमें। तो कौन सी एनिशियंट ट्राइब या एनिशियंट रेस नहीं है उत्तराखंड की? तो आंसर है खासी। कौन सी? खासी नहीं है, ठीक है। ये मेघालय की है एनिशियंट रेस। बैटल ऑफ खुरबुरा वॉज फाउट इन द ईयर, बहुत बड़ा बैटल था और ये 1804 में लड़ा गया था। हु डिमांडेड द सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन फॉर हिल एरिया इन 1946, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा वाणी से ये कवर हो जाएगा कि किसने अलग एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की बात करी हिल एरिया 1946 एडी में, ठीक है। ये हैं आपके बद्री दत्त पांडे जी। उन्होंने बोला था कि एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन हमें चाहिए हिल एरिया के लिए। आपको ये कहाँ से मिलेगा? परीक्षावाड़ी में टोटली दिया गया है, इस बारे में जिक्र किया गया है। ट्रीटी ऑफ सजाउली टुक प्लेस इन द ईयर, अभी हमारे नेपाल और अगर भारत के बीच में काला पानी का इश्यू आता है तो ट्रीटी ऑफ सजाउली उसके पीछे है, या सिगौली है, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो ये कब हुई थी? 1815 एडी में। बहुत ऐसा, ये एक ऐसा क्वेश्चन है यूनिवर्सल जिसे आप कह सकते हो कि ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ट्रीटी ऑफ सिगौली या सुजाउली कब हुई थी? 1815 में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और नेपाल के बीच में, राइट। और इससे बताया था कि आपका नेपाल में काली पानी, जो काली नदी है, आपका कितना है उत्तराखंड का और नेपाल का कितना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंडर हुज लीडरशिप द मूवमेंट अगेंस्ट डिफॉरेस्ट्रेशन, मतलब जो जंगल काटना है उसको आप मत काटो, किसकी लीडरशिप में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था? और रैनी विलेज चमोली में। देखिए लीडरशिप अब इसमें अलग अलग जो हैं बात की जाती है, बट अगर मैं रैनी विलेज पर्टिकुलर बात करूं तो यहाँ पर है गौरा देवी जी। बहुत बार लोग कंफ्यूज करते हैं कि सुंदरलाल बहुगुणा, नहीं, आंसर है गौरा देवी। और जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें भी गौरा देवी मेंशन है। अभी का जो फॉरेस्टर एग्ज़ाम था उसमें भी जो चमोली की गौरा देवी का मेंशन आया हुआ था। अब ये तो थे चलो ऊपर ऊपर के क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ परमार डायनेस्टी। देखिए एक तो आपको जितनी भी डायनेस्टी हुई हैं, कम से कम 10 बार डायनेस्टी हैं उत्तराखंड में जो आपको लिखनी है, और उन सब के फाउंडर लिख लेना। एक ये नोट्स भी होने चाहिए क्योंकि टू द पॉइंट एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा। जितने भी फाउंडर थे उत्तराखंड डायनेस्टी में वो आपको मिल जाएंगे। तो हु वॉज द फाउंडर ऑफ परमार डायनेस्टी, परमार डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? आंसर है कनकपाल। परमार डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? कनकपाल हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कनकपाल। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओल्ड फोल्डेड माउंटेन। इसमें से ओल्ड यंग माउंटेन पूछा है फिर, ठीक है। तो एन ओल्ड फोल्डेड माउंटेन नहीं है, यह है एंडीज माउंटेन, ठीक है। ये क्या है आंसर? एंडीज माउंटेन। बाकी उरल, अरावली, अप्लाईचेन माउंटेन, ठीक है, ये हैं। बाकी एंडीज माउंटेन ओल्ड फोल्ड माउंटेन नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक लैंडफॉर्म। बेसिक लैंडफॉर्म क्या है, ठीक है, इनमें से वॉल्केनिक कॉन, मोंडनोक रेजिडुअल माउंटेन, इरोजनल वाटरफॉल। तो बेसिक लैंडफॉर्म जो है वॉल्केनिक कॉन है, यानी कि समुद्र की जो ओशनिक प्लेट फटी और नीचे से बसाल्टिक एरप्शन हुआ और बेसिक सा लैंडफॉर्म बनाएगा वॉल्केनिक कॉन। ज्योग्राफी का, और ज्योग्राफी आप एनसीईआरटी 6th to 10th भी करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ तो ये हो गया बेसिक से ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो अपर पीसीएस में पूछे गए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम कोस्टल इरोजन इज कॉज्ड बाय, मतलब जो कोस्टल एरिया है गोवा की, तमिलनाडु की, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कोस्टल जो इरोजन होता है वो बोल रहा है किस वजह से होता है। तो वेव्स हैं, टाइड्स हैं, करंट हैं, सुनामी वेव्स हैं। देखिए कोस्टल एरिया में जो करंट है उतने ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होते, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं। सुनामी वेव्स कभी कभी आती है, सुनामी, टाइड्स भी कभी कभी आती है, बट वेव्स जो हैं लगातार चलती रहती हैं। तो मैक्सिमम जनरली कोस्टल इरोजन भी वेव्स के कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और जितने भी आंसर मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा जेन्युइन आंसर हैं, जो हमारी यूके पीएससी का जो कमीशन है उसने भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब ये एनसीईआरटी से आए हैं। ज्योग्राफी हमें क्या करना है, 6th to 10th एनसीईआरटी अगर हम कर लेंगे तो ज्योग्राफी आराम से
आ जाएगी हमें। तो विच इज़ द लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, लोवेस्ट लेयर एटमॉस्फेयर की कौन सी है? तो ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर होती है, उसके बाद मीजोस्फियर है, आइनोस्फियर है, ठीक है, ये आपका आ जाता है। अब ट्रोपोस्फियर में क्या होता है? विथ इंक्रीजिंग द हाइट टेम्परेचर डिक्रीजेज, ये चीज़ याद रखना है। पहली ट्रोपोस्फियर की खास बात क्या है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर घट जाता है। ऐसा कहाँ देखने को मिलता है हमें? ट्रोपोस्फियर में। उसके बाद क्या है? स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन होती है। तो विथ इंक्रीजिंग द हाइट, जैसे जैसे आप ऊपर को जाओगे टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। ट्रोपोस्फियर में ऐसा क्यों होता है कि विथ इंक्रीजिंग द हाइट टेम्परेचर डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि अगर आप देखोगे सन से आती है शॉर्ट वेव लेंथ की रेडिएशन, ठीक है, और अर्थ में टकराने के बाद वो लॉन्ग वेव लेंथ रेडिएशन बन जाती है, ठीक है। और जब लॉन्ग वेव लेंथ रेडिएशन बनेगी तो जिसे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी कहते हैं, तो ज़मीन का जो गर्मी है उसको गर्म करेगी, धीरे धीरे ठंडा होते रहेगा, ठीक है। तो पहले ज़मीन से जो जुड़ी हुई सरफेस है उसको गर्म वो करता है। तो लोवेस्ट लेयर एटमॉस्फेयर की ट्रोपोस्फियर है, और ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे हाइट जैसे ऊपर को जाओगे टेम्परेचर भी डिक्रीज होता जाएगा। बेसिक सा ये क्वेश्चन है ज्योग्राफी एनसीईआरटी का। इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ है। सरकमफ्रेंस क्या होता है? जैसे मैं कहूँगा ये सर्कल है तो इसके चारों ओर जो ये पूरा एरिया है जहाँ पर मैं एरो कर रहा हूँ वो सरकमफ्रेंस होता है इसका, मतलब कितने उससे बना है। तो सबसे पहले जो इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस है, ये अर्थ है। इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस मतलब ये एलिप्टिकल पाथ वाली जो बीच उससे जाती है, तो ये सबसे बड़ी रहती है। तो इसकी सरकमफ्रेंस कितनी है? अब ये फैक्चुअल डाटा है हमारा, तो ये कितनी होती है? 40,000 किलोमीटर, ठीक है। कितनी है? 40,000 किलोमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशनिक करंट इज नॉट एसोसिएटेड विथ पैसिफिक ओशन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है, और इसमें जो ज्योग्राफी के करंट आते हैं, मैं शायद आज उस पर वीडियो बनाऊं। मैं हर एक पर्टिकुलर टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊंगा जिसके बेसिस पर हमारे जो अपर पीसीएस प्रीलिम्स निकालने के चांसेस प्लस जो लोअर पीसीएस है उसके प्रीलिम्स निकालने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएं। मैं ट्राई यही करूंगा कि जितने भी आपके टॉपिक हैं वो मैं कर लूँ। जैसे ओशनिक करंट अभी करवाऊंगा ज्योग्राफी में, राइट, और जो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर कराऊंगा और हर चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो अपर पीसीएस लोअर पीसीएस के सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे टॉपिक वाइज। और इन सभी की जो आपका स्टडी मटेरियल होगा वो आपके एप्लीकेशन में मिल जाएगा, हमारी एप्लीकेशन में, ठीक है। हमारी एप्लीकेशन में इन सब का डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। सॉरी फॉर द पॉज, बीच में कॉल आ गया था। नाउ मैं बात कर रहा था कि पैसिफिक ओशियन में इनमें से कौन सा करंट नहीं है। करंट का मतलब ऐसा नहीं है कि करंट लग जाएगा तुम्हें, मजाक कर रहा हूँ। ज्योग्राफी में करंट का मतलब यही होता है कि एक्चुअल में करंट लग जाएगा। पानी में जैसे कूदोगे ना पैसिफिक ओशन में तो करंट लग जाएगा, मजाक कर रहा हूँ। तो ओशनिक करंट कुछ नहीं होते जनरली। जैसे समुद्र का पानी है तो विंड इसको पुश करता है, तो यही जो पानी बहुत तेज स्पीड से घूमेगा इसी को पर्टिकुलर करंट कहेंगे। और ऐसे करंट ऑल ओवर ग्लोब हमारे मूवमेंट करते रहते हैं। पोल्स से जो आने वाले होंगे कोल्ड करंट कहलाएंगे, जो इक्वेटोरियल रीजन से हैं, बीच वाले रीजन से जाएंगे, उनको जो है वार्म करंट कहेंगे। तो जो कुरिशुआ है, कैलिफोर्निया है, हम्बलडोल्ट है, वह एसोसिएटेड है। कैनरीज करंट पैसिफिक ओशन से नहीं है, ठीक है। ये अटलांटिक ओशन वाला करंट हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अलग अलग समुद्र में बड़े बड़े जो महासागर होते हैं उनमें ऐसे विंड की स्पीड से पानी मूव करता रहता है। और जनरली जिसके पास ये रहते हैं, जैसे कैलिफोर्निया, तो कैलिफोर्निया करंट बोल देंगे, ठीक है। तो इनका नाम होता है। तो इस पर भी एक वीडियो में अलग से बना दूंगा। इन विच ईयर वॉज द साप्टा यानी कि साउथ एशियन प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है, किस में हुआ था? ये है 1993 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल यूनिट ऑफ टाइम। समय की एक नेचुरल यूनिट नहीं है। आपको डे तो पता ही है, मैं कहूँगा कितना दिन हुआ है अभी बोलूँगा तो नेचुरल यूनिट है ना ये,
मतलब प्राकृतिक, दिन हुआ है, शाम हुई है, रात हुई है, तो आपको समय पता चल जाता है। मैं कहूँगा रात हुई है तो आपको क्या, अरे या तो 8 बजा होगा, 9 बजा होगा, मतलब PM, ठीक है, 10 PM, 11 PM। ये लूनार मंथ है, पूरा मून है, आधा चांद है, चंद्रमा है, अमावस्या की रात है, क्या है, ट्रॉपिकल ईयर है, ठीक है। कौन सा ईयर है, ये सब नेचुरल है, बट एक स्टैंडर्ड टाइम नेचुरल यूनिट नहीं है। स्टैंडर्ड टाइम IST होता है, ये नेचुरल नहीं है ना, ये तो जोग्राफर्स ने बनाया है कि प्राइम मेरिडियन जो ग्रीनविच है वहाँ से 0 निकलेगा, उसके 5.5 घंटे के बाद भारत का स्टैंडर्ड टाइम 82.5 मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से गुजरते हुए ये लाइन जाती है। और इसी के बदौलत चाहे आप आसाम से अभी वीडियो देख रहे हो, या मेघालय से, या चंपावत से, या पिथौरागढ़ से, आपको ये पता चल जाएगा कि सेम टाइम हुआ है, ठीक है। चलिए, वही चीज़ हिंदी में आती है। बहुत सारे बच्चे ये भी कंफ्यूज होते हैं कि यार इंग्लिश में है सर पेपर, हिंदी में है, ठीक है, इंग्लिश में है पेपर या हिंदी में है, ये भी कंफ्यूज होता है। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में आते हैं। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है और टू द पॉइंट क्वेश्चन है। ज्योग्राफी तो आप, मैं कहूँगा NCERT 6 to 10th करो, और इन सब के नोट्स अवेलेबल हैं, इन सब के नोट्स आपको मिल जाएंगे। ज्योग्राफी में कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, राइट। सभी के लिए वॉइस नोट होंगे, सभी के जो नोट्स होंगे, और जनरली जो अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे, राइट। हिंदी मीडियम में भी मैं ट्राई करूँगा कि वीडियोस लाऊं, बट ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो नोट्स मिलेंगे वो हमें मिलेंगे कहाँ से, अपने NCERT से और इंग्लिश मीडियम में। क्लाउड्स आर द रिजल्ट ऑफ, हमारे बादल कैसे बनते हैं, बादल कैसे बनते हैं, कंडेंसेशन से बनते हैं बादल, ठीक है। इवापोरेशन से बनते हैं क्या, नहीं, ठीक है। कैटाबैटिक लैप्स रेट से बनते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट से बनते हैं, या कंडेंसेशन से बनते हैं। बादल बनने का कारण क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, ठीक है। क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, ठीक है। लैप्स रेट कुछ नहीं होता, ये होता है कि जैसे एयर पैकेट है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो उसका टेम्परेचर कम होते रहता है, ठीक है। तो बादल बनने का क्या कारण होता है, कंडेंसेशन, ठीक है। उसके बाद प्रेसिपिटेशन होगा, बारिश हो जाएगी। कंडेंस होना मतलब, कंडेंस क्या होना, कंडेंस क्या होता है, जो वेपर होगा इवापोरेशन के बाद, जो यही जो मॉइस्चर है पानी में बदलेगा, उसी को जो है, इसी की वजह से क्लाउड्स हमारे बनते हैं। इवापोरेशन तो वही होता है ना, जैसे गर्म हवा होती है सराउंडिंग एयर से, पास में सपोज ये वाली जो हवा है वो गर्म है सराउंडिंग एयर से, तो यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर बनेगा तो यहाँ से वो मॉइस्चर लेके ऊपर जाएगा, मॉइस्चर लेके ऊपर जाएगा तो ऊपर जाते हुए एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो ये मॉइस्चर जो ले जा रही है ये हवा, वो कंडेंस हो जाएगी और इसी की वजह से बादल बनेंगे, फिर प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा पेयर इनकरेक्ट है। ये है देवरिया ताल टहरी, ये टहरी में नहीं है। बाकी दोदी ताल उत्तरकाशी, बैनीताल चमोली, बसुकी ताल रुद्रप्रयाग, सात ताल नैनीताल, ठीक है। ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। और ये लोअर PCS में भी आया था। मैं कहूँगा यार बहुत अच्छी बात है, 2016 के लोअर PCS में भी सिमिलर ये ताल वाला क्वेश्चन आया था, अपर PCS में भी। तो अपर PCS और लोअर PCS का कोई ऐसा वो नहीं है कि अलग सा कुछ आ जाएगा, सिमिलर क्वेश्चन होते हैं। बस ये है कि इसमें 2 पेपर होंगे, उसमें एक ही पेपर होता है, उसमें एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसी में 150 मार्क्स का, इसमें यही 150 अलग होंगे, वो अलग होंगे, ठीक है। वेयर इज द खतलिंग ग्लेशियर सिचुएटेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ सिचुएटेड है, टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में। इसका आंसर हो जाएगा ए, ईस्टर्न धौलीगंगा, जो पूर्वी धौलीगंगा है, ट्रिब्यूटरी है किसकी, ईस्टर्न धौलीगंगा ट्रिब्यूटरी है काली नदी की। तो यहाँ पर से नदी के बारे में भी पता चलता है कि यस नदी कौन सी है, ठीक है, नदी के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। फिर 2016 का ये मैं कहूँगा करंट बेस्ड क्वेश्चन है कि इनमें से प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम 2016 में किस नेशनल पार्क को इंक्लूड किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर में। तो ये है राजाजी नेशनल पार्क, आंसर क्या हो जाएगा, राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इन उत्तराखंड इज द काली असौर लैंडस्लाइड जोन सिचुएटेड, ठीक है। काली असौर जो लैंडस्लाइड जोन कहाँ पर सिचुएटेड है, उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूँ, ये है श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीचों बीच,
विच एसोसिएशन शोज करेक्ट सिक्वेंस ऑफ सेंचुरी। अब सेंचुरी कहाँ पर है, डैम कहाँ पर है, ईस्ट टू वेस्ट। लोकेशन आप मैप बेस्ड अगर इसको करोगे तो आराम से लेकर चल जाओगे कि किस तरह से बेस्ट आइडिया निकल सकता है। तो केदारनाथ, फिर नंदा देवी, फिर बिनसर, फिर अस्कोट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोआब। तो जैसे बिस्ट दोआब ये कहाँ है, बिटवीन ब्यास और सतलज के बीच में। कहो बिस्ट दोआब कहाँ है, बिटवीन ब्यास एंड सतलज। बारी जो दोआब है वो कहाँ है, बारी दोआब, ठीक है, वो है बिटवीन रावी एंड ब्यास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है ए। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। मैं कभी भी इसकी बात करूं, हॉट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी की बात करूं, जैसे अरावली हिल्स, ईस्टर्न घाट्स, तो हॉट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी का मतलब जहां पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की मैं बात कर रहा हूं। तो इसमें से 6 बायोडाइवर्सिटी हैं, ये नहीं है ईस्टर्न घाट, अरावली, इंडो गंगेटिक, ये है वेस्टर्न घाट्स। ठीक है। अगर आप देखोगे 6 बायोडाइवर्सिटी हैं, अलग अलग नेम्स हैं, इस पर भी एक आपको वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोपेन क्लासिफिकेशन जो क्लाइमेट का है, ज्योग्राफी में कोपेन के बारे में हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। यूपीएससी का भी मैं कहूँगा फेवरेट टॉपिक है कि कोपेन, ज्योग्राफी में कोपेन वेजिटेशन के बेसिस पे कि कहाँ पर कितना कैसा क्लाइमेट है, वेजिटेशन कैसा है, उसके बेसिस पर क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो कोपेन के अकॉर्डिंग नॉर्थ बंगाल, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन वो कहाँ का है, मतलब नॉर्थ बंगाल का कैसा है, वो है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ ड्राई विंटर। ठीक है, ह्यूमिड। नॉर्थ बंगाल आप सबको पता है, सब ट्रॉपिकल तो होगा ही, नॉर्थ बंगाल सब ट्रॉपिकल एरिया में तो आता ही है। तो मैं कहूँगा ज़्यादा वो नहीं करूँगा, बट ह्यूमिड भी इसको कहूँगा क्योंकि सब ट्रॉपिकल का भी है और ज़्यादा यहाँ पर गर्मी भी होती है। तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। चलिए, अब हिल्स के बारे में पूछा जाता है और लोकेशन पूछी जाती है, और जो नदी है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। हमेशा एक क्वेश्चन यही आता है कि कौन सा डैम में, मतलब कौन सा डैम किस नदी में बना है। एक तो ये क्वेश्चन आता है कि ये नदी में ये डैम बना है, एक ये आता है कि ये एक नदी है, इसका सोर्स ओरिजिन कहाँ से है, ये नदी निकलती कहाँ से है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसमें तो डायरेक्ट ही ब्रह्मगिरी हिल्स, कावेरी ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलती है, झेलम वेरीनाग स्प्रिंग से, कृष्णा महाबलेश्वर से, सुवर्ण रेखा छोटा नागपुर प्लेट्यू से। ठीक है, मतलब ब्रह्मगिरी जो सुवर्ण रेखा है ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलेगी। ठीक है, सुवर्ण रेखा मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है, ब्रह्मगिरी हिल्स कावेरी से, वेरीनाग स्प्रिंग झेलम से, महाबलेश्वर कृष्णा से, और छोटा नागपुर प्लेट्यू सुवर्ण रेखा से। ठीक है, टू द पॉइंट ये। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द पेनिनसुलर इंडिया। जो साउदर्न नदियां हैं, होती है ना साउदर्न, एक तो नॉर्दर्न स्टेट की नदियां हैं, एक साउदर्न है, तो कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है, तो यहाँ पर है गोदावरी। विच स्टेट, फैक्चुअल क्वेश्चन है, विच स्टेट इन इंडिया है द लार्जेस्ट एक्सटेंट ऑफ इरिगेशन। परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा अगर मैं इरिगेशन की बात करूँ कहाँ फैला हुआ है, यह है पंजाब में। मैं कहूँगा दो राज्य ऐसे हैं, पंजाब और हरियाणा, तो इरिगेशन सिस्टम बहुत तेज़ी से फैलता है और ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा मतलब एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। इंडियन सैटेलाइट सीरीज जो टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो इनसेट होती है। ठीक है, ये याद रखना, टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट इनसेट है। व्हाट इज दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री क्या है, एक बहुत सिंपल है यार, एंटार्क्टिका में जो इंडिया का रिसर्च सेंटर है वो दक्षिण गंगोत्री है। आपने मैत्री इन सब के नाम सुने होंगे। ठीक है, तो दक्षिण गंगा जो एक अंटार्कटिका में भारत का जो रिसर्च सेंटर है वो है दक्षिण गंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सी कोस्ट ऑफ तमिलनाडु इज नॉन एज। जो सी कोस्ट है, देखो केरला वाला तो मालाबार कहलाता है, केरला वाला तो मालाबार कहलाता है, जो तमिलनाडु वाला होगा वो कोरोमंडल कहलाएगा। ठीक है, तमिलनाडु वाली जो सी कोस्ट है उसको
कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। नाउ विच ग्रुप ऑफ स्टेट रिसीव्स वाटर फ्रॉम भाखरा नागल प्रोजेक्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन कौन से राज्य से डैम बनाते हैं, डैम किस लिए बनाते हैं, या तो पीने का पानी हो या सिंचाई के लिए यूज़ होता है। तो हमारा जो भाखरा नागल प्रोजेक्ट है, किन किन राज्यों को उनसे पानी मिलेगा, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल, संविधान का कौन सा आर्टिकल है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं गवर्नर, राज्य के जो गवर्नर होंगे वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे। कौन से, सिंपल सा आर्टिकल है, आर्टिकल 164 में लिखा गया है कि चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करेंगे, गवर्नर ऑफ स्टेट। हाउ मेनी मेंबर ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड फ्रॉम उत्तराखंड, वही है लोकसभा से कितने मेंबर इलेक्टेड चुन के जाते हैं, आप सबको पता होना चाहिए, 5 है। हाउ मेनी नॉमिनेटेड मेंबर आर देयर इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ उत्तराखंड, नॉमिनेटेड कितने होते हैं, नॉमिनेटेड तो आपको पता ही है, एक नॉमिनेट होके जाता है एंग्लो इंडियन, और लोकसभा से 5 असेंबली हैं लोकसभा की, ठीक है, राज्यसभा की 3। लाल बहादुर शास्त्री यूपीएससी जो क्रैक करके जाता है आईएएस 1 से लेकर 100 रैंक की जिसकी होती है, मसूरी जाता है वो, लसबना जिसे आप कहते रहे हो, लप्सबना। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में आप गए भी होंगे। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, आंसर हो जाएगा एपी नवानी, इसका इनका नाम थोड़ा चेंज करके भी बताया बट नवानी है सर नेम, तो ये चीज़ याद रखना। नवानी जी उत्तराखंड के पब्लिक सर्विस कमीशन के पहले चेयरमैन रहे थे। और फर्स्ट ये वाले भी क्वेश्चन आते हैं कि फर्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लेडी गवर्नर ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड की लेडी गवर्नर इनमें से कौन है, मार्गरेट अल्वा। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट आर कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रमोट यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी इन इंडियन फेडरलिज्म, इंडियन फेडरलिज्म का मतलब यही है कि यार, एक तो फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, एक तो सेंटर है, सेंटर के अंदर अलग अलग राज्य हैं, तो उनके बीच में यूनिटी कैसे आएगी। पहले जब राज्यों के बीच में डिस्प्यूट होंगे तो वही होगा ना, डिस्प्यूट अच्छे से सुलझ जाएंगे जो इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं, तो उससे फेडरलिज्म प्रमोट होगा। तो मैं कहूँगा क्या पहला सही है, इंटर स्टेट काउंसिल। यस, राज्यों के बीच में डिस्प्यूट, राज्यों और केंद्र के बीच में डिस्प्यूट होता है तो ये संभालते हैं। एनडीसी है, फाइनेंस कमीशन है, रीजनल काउंसिल है, यूनिटरी जुडिशियल सिस्टम है, ऑल इंडिया सर्विसेज है, तो सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ गॉट ए स्पेशल स्टेटस, अब तो ये हटा भी दिया गया है बट 2016 का बेस्ड क्वेश्चन ये मैं कहूँगा अच्छा है, और मे भी अभी भी आ सकता है कि यार कौन से आर्टिकल को एब्रोगेट किया गया, आर्टिकल 370। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन फॉर ओबीसी, ओबीसी कास्ट में जो आरक्षण मिलता है जो संविधान ने बनाया है, किस आर्टिकल के अंदर बनाया गया है। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और 16 क्लॉज 4 के अंदर। नेक्स्ट है फिर से आर्टिकल, पॉलिटी में तो नॉर्मल यार आर्टिकल आप पढ़ो तो डिटेल से थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा। पीआर पब्लिकेशन के आप यूट्यूब चैनल पर जाइए, पॉलिटी जहाँ पर पढ़ाई है वो डायरेक्टली आप उसे देख सकते हैं। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का वो कौन सा आर्टिकल है सेपरेट शेड्यूल ट्राइब कमीशन वहाँ पर इस्टेब्लिश जो करता है, सेपरेट कमीशन शेड्यूल ट्राइब के लिए, तो आर्टिकल 338A। अब जब भी आप देखते हैं कैपिटल ए, तो कैपिटल ए जब भी देखने को मिलेगा तो इसका मतलब क्या होता है, कैपिटल ए का मतलब ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में वो ऐड हुआ है, यानी मतलब वो पहले से ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, वो बाद में ऐड हुआ है, तो उसे कहते हैं कैपिटल ए जोड़ना, बी जोड़ना, सी जोड़ना, वो बाद में संविधान में ऐड किया गया, पहले से नहीं थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिमांड फॉर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ यूएनओ इज मेनली रिलेटेड टू, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो डिमांड उठती है हमेशा सिक्योरिटी काउंसिल के कि यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप हो जाएगी तो फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये बात होती है। इन विच ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम सार्क जो है भारत में ऑर्गेनाइज किया गया था, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन तो आपसे हमेशा पूछे जाते हैं, तो ये हो जाएगा 1986 में। ठीक है, नेक्स्ट है इन द ईयर 1997 वर्ल्ड इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी क्योटो में,
क्योटो ये एक देश है, ये है जापान में, ठीक है। और क्योटो प्रोटोकॉल आप सबको पता है। क्योटो प्रोटोकॉल ये कहता है कि जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन है उनको कम करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट है द न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडियन कंटेन। जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है भारत का, वो कंटेन करता है नो फर्स्ट यूज़ की। हमारे पास देखिए, भारत के पास न्यूक्लियर वेपन है, तो भारत ये कहता है कि हम पाकिस्तान में पहले अटैक नहीं करेंगे, पहला सही है। यूनिलैटरल मोरेटोरियम होगा और मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस होगा। ये तीनों ही न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में आती है, ठीक है। और तो ये तीनों ही सही हो जाएंगे, तो ऑल द अबव इसका आंसर हो जाएगा। बट मेजर ये क्वेश्चन है कि ठीक है, मैं 150 क्वेश्चन आपको करा दूंगा इसकी आंसर की। ये जो क्वेश्चन है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप कुछ नहीं करना, आपको सर्च बॉक्स में जाना है, 2 ग्रुप सब्सक्राइब करने हैं। पीआर पब्लिकेशन एक तो नॉर्मल करना, पीआर पब्लिकेशन एक नॉर्मल करना, दूसरा आप ये करना कि उत्तराखंड पीआर पब्लिकेशन, 2 टेलीग्राम में जो है सर्च कर लेना, वहाँ पर मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन का जो बेसिक 50 क्वेश्चन का मोटा मोटा आंसर या किस टॉपिक वाइज कैसे आप देख सकते हो उसे। हालांकि जो ये एक्सेल सीट बनाई गई है बहुत बड़ी एक्सेल सीट है, इसके लिए एक नया एक टॉपिक, एक वीडियो बनानी पड़ेगी। बट मोटा मोटा मैं इनिशियल के जो 50 क्वेश्चन का डेटा आपको दे देता हूँ। जैसे उत्तराखंड बेस्ड कैसे क्वेश्चन आते हैं, उत्तराखंड बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि बैटल ऑफ खुरबुरा कब हुआ था, सेपरेट हिल डिवीजन के लिए डिमांड कब उठी थी, सुजावली की ट्रीटी कब हुई थी, मतलब एयर बेस्ड, और नाम आता है लोगों का, परमार डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो इस बेसिस पर ये क्वेश्चन आता है। और जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं तो ये मैंने तोड़े हैं, देखो बेसिक लैंडफॉर्म, तो ये एक्चुअल में सिर्फ नॉर्मल जो क्लास 6 से 10th की हमारे पास जिस्ट भी एनसीईआरटी की हमारे नोट्स हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये सब यूके पीसीएस के पूरे सिलेबस में आपको मिल जाएंगे, तो 6 से 10th जो भी नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो ज्योग्राफी में इस केसेस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो सभी जितने भी क्वेश्चन हैं उसके लिए एक मैं अलग से फिर से लिस्ट बना दूंगा। अभी तो यही है 10 अक्टूबर तक आपको इस पर वीडियोस मिलेंगे, फिर जो स्टडी मटेरियल है पूरा एप्लीकेशन में आ जाएगा। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को, वहीं से पेमेंट होके आपको सभी मटेरियल एक साथ मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।